बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मुनफरिद शख्सियत का इंटरव्यू कर रहे हैं जिनका नाम कैसर अहमद शेख है। वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये कि उनको इकोनॉमिक्स पे यानी मईशत पर बहुत गहरा उबूर हासिल है। और जब भी मतलब ये कि पाकिस्तान के मामलात पर गुफ्तगू होती है तो जहाँ वो सियासत की बात करते हैं तो वो मईशत को पहले लेकर आते हैं। उनको मालूम है कि अगर मईशत मजबूत है तो माशरा भी मजबूत है और उसके दीगर इदारे जो मुल्क को, मुमलिकत को, रियासत को चलाते हैं वो भी मजबूत हैं। आज हमसे इनसे यही बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि कैसर अहमद शेख साहब की अभी हाल ही में जो तकरीर हुई थी कौमी असम्बली में बजट पे, वो मारकुतुल-आरा तकरीर थी। उस पर उन्होंने पूरे गहराई और गहराई के साथ जो है पाकिस्तान की माशी सूरत के बारे में गुफ्तगू की और ये भी कहा कि हमें आगे चलना चाहिए और किस तरीके से आगे चल के हम मईशत को मजबूत बना सकते हैं, इदारों को मजबूत बना सकते हैं और सबसे बड़ी बात है रियासत पाकिस्तान को जो है मजबूत बना के खुशहाल बना सकते हैं। आज इसी मौजू पर हमारी बात होगी। शेख कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। बात असल ये कि हमें मालूम है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और मसरूफ़ होना भी चाहिए इसलिए कि आपकी एक शख्सियत है और आपका एक सोच है और बड़ी आपकी मज़बूत सोच है। अच्छा, ये बताइए कि जो मौजूदा मंजरनामा है पाकिस्तान का, किस तरह देख रहे हैं आप? अगर मसूद साहब, क्योंकि आप ख़ुद भी मईशत पे पढ़ते भी हैं, लिखते भी रहते हैं और मेरी और आपका तो एक देरीना तल्लक़ात हैं, एक दूसरे के हम ख़यालात भी जानते हैं। असल बात यह है कि हमारा मुल्क तो एक बड़ा अहम भी मुल्क है और हमारे मुल्क में लोग इतने काबिल और दानिश्वर हैं और बातों को समझने वाले हैं कि दुनिया के बड़े कई मुल्कों में हम गए तो हमारे पाकिस्तानियों की बहुत कंट्रीब्यूशन है। अनफॉर्चुनेटली हम जो जिस तरह स्टार्ट हमने किया था, जो शुरू की जो 5 ईयर प्लान्स थे वो हमारे बड़े कामयाब हुए और कोरिया ने भी हमसे आके सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद कोरिया डॉक्टर महबूब हक साहब उस वक़्त डिप्टी प्लानिंग चेयरमैन थे आके और आज तक उस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं कि आप ही की प्लानिंग लेके हम आगे बढ़े। हम कोई दूसरे मामलात में पड़ गए। हमने मईशत को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी कि मईशत को अहमियत देनी चाहिए था। हमारे यहाँ दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, सिर्फ 4 मुल्कों की आबादी हमसे ज़्यादा है और हम देखें ना, लेकिन दुनिया की इकानमी में हमारा 40वां नंबर भी नहीं है। अगरचे 5वां बड़ा मुल्क है लेकिन 40वां भी इकानमी बड़ी नहीं है। तो मामला ये नहीं कि हमने वो लाइन ही नहीं की। देखते देखते हमारे से ये वियतनाम आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं था, आज उन्होंने $80 अरब की एक्सपोर्ट कर ली। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ तो उनकी आज $35 अरब से ज़्यादा एक्सपोर्ट है और हमारी एक्सपोर्ट हुई 22-23 अरब तक खड़ी है। हमने प्लानिंग नहीं की, हमसे सीख के ये मुल्क आगे बढ़ गए तो हमें अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी मैं ये कहता हूँ, देखिए ना, ये कई बार ये ख्याल आता है और लोग कहते हैं कि ये जो पार्लियामानी सिस्टम है शायद इसकी वजह से हम नहीं कर रहे तरक्की, क्योंकि हम देखते हैं पब्लिक हमारी देखती है कि रोज़ाना जो आपस में तू मैं होती है, जो असम्बलियों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें होती हैं, तो शायद ये वजह है। लेकिन ये वजह नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया इसी पार्लियामानी सिस्टम से, जमहूरियत से, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला शरह नमू उसकी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना से भी सरपास कर लिया। वो कर सकते थे, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी वजह ये हुई कि हमने आपस में झगड़े किए, हमने एक दूसरे को तस्लीम नहीं किया। देखिए इलेक्शंस हुए हैं, अब इंडिया में इलेक्शन हुए। मैं दोबारा इंडिया की इसलिए मिसाल देता हूँ कि हमारे नज़दीक मुल्क है, हमारा पड़ोसी है। इंडिया में इलेक्शन हुए, किसी हारने वाले ने ये नहीं कहा, हालांकि एक पार्टी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत गई, किसी एक पोलिंग बूथ पर भी किसी ने नहीं कहा हमारे यहाँ इलेक्शन फेयर नहीं होते। सबसे पहले हम अपने सिस्टम्स को जब ठीक नहीं करेंगे, फिर अभी जिन लोगों का काम, देखिए मैं आपको बताऊं, जो जिसका प्रोफेशन होता है, जिसमें एक्यूमेन होता है, जिसमें जिसकी सलाहियत होती है, वो काम कर सकता है। अब हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट, अक्सर आप कहते हैं बाहर से जितने भी हमारे यहाँ आए हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर, वो वर्ल्ड बैंक भेजता है या IMF वाले भेजते हैं। मुझे बताइए, आप आगा साहब यहीं रहते हैं, कभी उन लोगों ने, वो जो रिटायर हो जाते हैं, तो यहाँ कभी अच्छा कामयाब बिजनेस भी किया है? वो इतने जो काबिल हैं, पूरा मुल्क चलाने वाले हैं, कभी यहाँ आकर बिजनेस भी तो करें ना। आप बिजनेसमैनों को आपने तवज्जो नहीं दी। मैं इस वक्त भी कह रहा हूँ कि रज़ाक दाऊद साहब इनके साथ है। मैं कहता मेरी बात नहीं माने, रज़ाक दाऊद एक बड़े कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन है, मुझे पता है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। हुआ क्या कि उनकी बातें भी नहीं मानेंगे, जो कुछ उन्होंने कहा, वो फैसिलिटेट करना चाहते थे बिज़नेस को, उनकी बातें नहीं मानेंगे।
कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ये अगर सिर्फ हम पढ़े रहेंगे कि भाई किस तरह हमने ब्यूरोक्रेट्स को मजबूत करना है और उनको, देखिए कोई भी यहाँ करप्ट है उसके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन वो सारे वो हर जगह हर एक के लिए बराबर बराबर करें ना, हर एक को, बेशक कोई किसी भी शोबे में अक्रॉस द बोर्ड शोबे किसी शोबे में है उससे बराबरी का और करें बर्ताव। हमारे यहाँ बहुत गलत हुआ है। मैं अपना कहता हूँ और अभी भी मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर महबूब हक साहब का दोबारा इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि 40 साल पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की कौमी आमदनी का 8वां हिस्सा इस मुल्क में करप्शन हो रही है। आज भी वो ख़त्म नहीं हुई। यानी ये क्या है कि मुस्लिम लीग के दौर में थी, उस वक्त भी थी। मैंने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है, मैंने ये कहा है कि हर जब मैं चेयरमैन था फाइनेंस कमेटी का, तो मैंने खुद ये फ्लोर ऑफ द हाउस तकरीर की उस वक्त के बजट में, आज से 3 साल पहले। मैंने कहा कि हर टेबल पे अंडर द टेबल काम हो रहा है, और मैं आज भी वही कहता हूँ, कोई तब्दीली नहीं आई है। ये नई तब्दीली सरकार जो आई है ना, करप्शन बढ़ गई है, करप्शन कम नहीं हुई। अच्छा, करप्शन है क्या? करप्शन में रिश्वत भी है, करप्शन में अंडर इन्वाइसिंग भी है, करप्शन में भी हमने ऑफिशियली इन्होंने बताया कि 800 अरब रुपए की तो सिर्फ स्मगलिंग है। करप्शन में ये भी है जो मंसूबे पूरे नहीं होते, और यही ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन अब ब्यूरोक्रेट अगर सिर्फ चला सकते तो कोई रिजल्ट निकलते। हर बार आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर तो वहाँ से इम्पोर्ट किए हैं, वही काफ लीग के हफीज़ शेख थे, ये पीपल पार्टी के हफीज़ शेख थे, और PTI के हफीज़ शेख। 22 करोड़ में से एक ही बंदा, शायद इमरान खान साहब तो उनको मिले भी नहीं होंगे, हाथ भी नहीं मिलाया होगा, लेकिन वो इनका चेहरा तो असद उमर। इन्होंने 22 साल क्या किया, फिर क्या तैयारी की? अगर नया बंदा 22 साल तो इनको नहीं मिला अपने पाकिस्तानियों में से, और वहाँ से आके एकदम IMF ने बंदा बिठा दिया। अच्छा, मेरे सवाल ये है जी कि आप ये बताइए कि जो इस वक्त माशी चैलेंजेस इस मुल्क को दरपेश हैं, और आपको ये भी जानते हैं कि लोग महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा, और ये भी आप जानते हैं कि लोकल सरमायाकारी भी नहीं हो रही है और ना FDI आ रही है। तो इस मंजरनामे में फिर मतलब ये हुकूमत कहाँ खड़ी है? फिर जैसे फिर ये है कि फिर हम किस तरीके से आगे निकल सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा। देखिए, कोई मुश्किल नहीं था। ये नई हुकूमत आई थी, लोगों का इनके ऊपर कॉन्फिडेंस था। मैं खुद आला मेरा मुस्लिम लीग से तल्लुक़ है, PTI पे इमरान खान साहब पे लोगों ने इतवार किया। ख्याल था कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिमिटेंस आएगी, लोग यहाँ पाकिस्तान बैरूनी ममालिक में जो रहते हैं पाकिस्तानी, वो यहाँ आके करेंगे। इन्होंने गलतियाँ क्या की? सबसे पहले तो ये इनको फौरी तौर पर IMF के पास जाना चाहिए था, क्योंकि ये नाअहल हैं, ये नेक नीयत हैं। मैं कहता हूँ नीयत में मुझे नहीं कोई फतूर नज़र आता, लेकिन नाअहल हैं। इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई नो आउट नहीं। इन्होंने 6-8 महीने ये करके जो सबसे पहला बेहतरी होना चाहिए था ना, मैं ही मशवरे दे रहा हूँ कि क्या इन्होंने जो क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया। अगर 6-8 महीने पहले चले जाते आए, उस वक्त जो कंडीशनैलिटी थी वो इतनी सख्त नहीं थी जो अब हुई। अब हमें बड़ा मैसिव डिवैल्यूशन करना पड़ा, हमें इतना इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ गया, वो IMF की वजह से। और आज भी उनका तो आ गया ना, अभी तो उनका सामने आ गया। उन्होंने कहा है जी कि आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को रोकेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट से रोकेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से रोकेंगे। आपने 1500 से 2000 अरब रुपए का करना है, टैक्स लगाने हैं, नए टैक्स। अब वो टैक्स लगाएंगे तो गरीब आदमी तो परेशान होगा। करना क्या चाहिए? दूसरी बात, मगर जो टैक्स तो ऑलरेडी लग रहा है, गरीब आदमी तो दे रहा है टैक्स। नहीं, अगर वो कोई नहीं दे रहा जी, और देता भी हमारे यहाँ नहीं है। क्या दिया है? ये अभी GST जो लगा हुआ है, ये क्या था? मैं तो इमेच्योर की बात करूँ। ये कहते थे कि हम IMF से जाने से पहले खुदकशी कर लेंगे। हालांकि हम उस वक्त भी IMF के फेवर में मैं था, हमारी पूरी कमेटी मैंने चलाती गई, लेकिन इनको पता नहीं था ना, ये अब जाना पड़ा। हमने तो नहीं कहा, हम तो उस वक्त भी फेवर में थे। ये कहते थे जब एमनेस्टी हमने की ना, जिसमें 124 अरब आए आगा साहब, और आज ये खुद कह रहे हैं 60 से 65-70 अरब की बात कर रहे हैं। वो भी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, ये कह रहे हैं आए होंगे। नहीं, जो ये कहते हैं, मैं मुझे फिगर्स पे कोई नहीं है, लेकिन भाई अब खुद क्लियर नहीं है कि 60 आए हैं या 70। बहरहाल शेख साहब ये बताइए, देखिए आप इतने काबिल आदमी, मुझे सिर्फ इतना मेरा सवाल था, उस तरफ को आप हट गए। मुझे ये बताइए कि फिर किस तरीके से आप वे आउट किया? मैं बता तो रहा हूँ कि ये वे आउट था कि अगर ये फौरी तौर पर IMF, देखिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको घोल के कोई पिला दूंगा कोई दवाई, सिर्फ एक नहीं किया, एक काम नहीं। एमनेस्टी जो इन्होंने की, मैंने इनको कहता रहा कि एमनेस्टी में जो शराइत मिलजुल के मशवरा करो, वो तब एमनेस्टी लाओ। एमनेस्टी अच्छा काम, हम ये वो मुखालफत करते थे,
हम उस वक्त भी एमनेस्टी के फेवर में थे। हालांकि ये कहते थे, इनका कहना था कि एमनेस्टी से जिसने टैक्स में चोरी की है ना उसको फ़ायदा पहुंचता है। अच्छा, वो अपनी बात से हट गए। हम तो उस वक्त भी सपोर्टर थे। बेशक मुझे तो नुकसान है कि मैंने 30% भर के अपना पैसा लाया हूँ ना, और वो तो आज दो दिलाने वाला है कि देखिए आप जो धमकियाँ दे रहे हैं, और आप कम से कम ये कि जो सनतकार होता है, ताजर होता है, ये रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी की। सर साथ वो दिलाता है जिसको खुद समझ हो ना। इनके बाद जो बंदे हैं, जो असद उम्र मेरे साथ 3 साल मैं चेयरमैन था, वो मेरे साथ मेंबर थे, तो समझदार आदमी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, थ्योरी का आदमी है। भाई किताबें पढ़ना और चीज़ है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, कितने किताबों पढ़ने वाले पाकिस्तान में बिजनेस में कामयाब हुए, मुझे बता दो ना, नाम बता दो। आप तो सबको समझते हो। डॉक्टर महबूब कितने बड़े विज़र्ड थे, वो खुद बिजनेस तो नहीं कर सकते ना, वो हमें बता सकते हैं। ये हमारी बात ही नहीं होती। अच्छा, हमारा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और सारी दुनिया आपको देख रही है, मुझे सिर्फ ये बताइए, सिर्फ चंद अल्फाज में, कि जिस सूरत हाल की आपने सूरतगरी की है, जो नक्शा आपने खींचा है, उससे मैं कम से कम मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि आखिर रियासत को फिर हम किस तरह मजबूत बना सकते हैं? रियासत तो हमेशा हम देखें ना, झगड़े से तो एक घर में झगड़ा हो जाए तो घर बर्बाद हो जाता है। हम तो दिन रात एक दूसरे को दुश्मन तराजी कर रहे हैं। मैं असेंबली में बैठता हूँ, मुझे शर्म आती है। मैं यहाँ अपना कारोबार छोड़ के, आप आगा साहब मुझे शुरू से जानते हैं, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेजिडेंट रहा। वहाँ जब मैं बात करता था तो ब्यूरोक्रेट हमारी बात नहीं सुनते थे। मैं गया क्यों पॉलिटिक्स में? इसलिए गया कि मैं समझता था कि इस प्रीमियर हाउस में जाके कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूँगा, कुछ लोगों को बताऊँगा। अभी मैंने अपनी ये तकरीर में ये कहा है कि पूरी असेंबली मिल के भी जो बात करती है, वो एक ब्यूरोक्रेट दूसरे दिन, अगर फ़र्ज़ कीजिए आज अपने बजट में 1 महीना बजट की बहस चलती है, 100 अरब रुपए किसी मिनिस्ट्री को दे दिया, आज दे दिया, पूरे 300 मेंबरों ने, 320-25 मेंबर। दूसरे दिन अगर उन फाइनेंस मिनिस्टर या उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं FBR वाले, वो अगर 200 अरब खर्च कर दें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ साल बाद आएंगे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दें। तो हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा ना, हमें ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए लोग एकदम आपने वो तो खैर नहीं, देखिए वो तो आप सही कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, वन लाइनर बताइए कि मतलब ये कि इनको अस्करी क़यादत की भी मतलब हिमायत हासिल है, ठीक है, एक पेज पर है। तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो आप सूरतगरी में, दोबारा जुमला दोहरा रहा हूँ, जो सूरतगरी आप कर रहे हैं वो तो बड़ा मतलब ये उस पर तो बड़ा अंधेरा है। तो आप मुझे बताइए फिर रोशनी की किरण कहाँ से लेकर आएंगे? रोशनी क्या बिगड़ा है? क्या होता है? हमने तो देखे ना, बहुत बड़ी बात है, कभी अपोजिशन ने नहीं कहा कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करो। जब हमारा मसला जो है मिल बैठ के हल होगा ना, यहाँ हमारे पास वक्त ही नहीं है। कितनी डिबेट होती है इकॉनमी पे मुल्क में, कभी आज तक बजट पे तो होती रही, उससे पहले 10 महीने कहाँ डिबेट हुई? जो फैसले हुए वो फैसले तो एक बंदा जो चाह रहा है वही फैसले होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ हमेशा कंसेंसस बनाए। बाईपार्टीजन देखिए इकॉनमी पे कोई नहीं है, सबका मुल्क है, मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, सबका, अपोजिशन का, मुस्लिम लीग का भी है, PTI का भी है भाई। और स्टेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियासत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमारी अफवाज ने बड़ा कमाल काम किया है, जो लॉ एंड ऑर्डर कराची में जो सूरत हाल की है वो उन्हीं की मेहनत की वजह से है। लेकिन अब उसका समर ले लें, अब हम फिर नहीं लोगों को यहाँ बुला लें, लोगों को अट्रैक्ट कर लें। हमारी मार्केट में अट्रैक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तानी बाहर से पैसा यहाँ लाना चाहता है पाकिस्तान में, और यहाँ कारोबार बढ़े, या तो हम कारोबार को ख़त्म कर रहे हैं। और ये किसी का ख्याल है ना कि 6 महीने में ठीक हो जाएगा? देखिए मैं कहता हूँ अगले साल अगर यही रहा तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये 3100 अरब रुपए का खसारे का बजट दिया है। मैंने कहा था असद उमर से 1.5 महीना पहले कि आप इतना खसारे का बजट देंगे, उसने कहा नहीं कैसर साहब ये नहीं होगा। मैंने अभी असेंबली में उनकी तरफ इशारा करके ये बात की कि हो गया जो मैं कह रहा था। बात ये है कि मैंने इनको कहा था आज से 8 महीने पहले कि IMF में चले जाओ, इन्होंने नहीं मानी। मैं इनसे कह रहा हूँ कि एमनेस्टी करो, लेकिन उसका मशवरे से करो, इन्होंने नहीं मानी। अभी भी इसकी डेट को एक्सटेंड करें। मैं इनसे कह रहा हूँ कि खसारे का बजट आपका बनेगा, उसका ख्याल कर लो। महंगाई मैं अभी ये इन्होंने 13% रखी है, अगले साल देखिए 18% महंगाई। कैसर शेख साहब देखिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी खूबसूरत आपने बातें की। लेकिन ख़वातीन हज़रात एक बात जो मेरा ख्याल है हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, कैसर शेख साहब का ये जुमला जो है ये बड़ा सुनहरी जुमला है कि हमें अब मिल जाना चाहिए, बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मतलब ये कि दो जमातें जो हैं वो मिले नहीं इकॉनमी पे इन पर्टिकुलर। हाँ तो हमने बेशक जी तो मतलब ये कि बाई पार्टीजन काम करें, उससे पाकिस्तान की रियासत मजबूत होगी, माशरत मजबूत होगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। बुनियादी चैलेंज जो पाकिस्तान को इस वक्त है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट हमारा मजबूत हो जाता है तो जाहिर है कि इसके दीगर इदारे जो इकोनॉमी से वाबस्ता होते हैं वो भी मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि कैसर शेख साहब का ये एक बड़ा फ्रैंक इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। हमें फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सर।